नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 से बड़े भाई साहब। मुंशी प्रेमचंद की ये लिखी कहानी बिल्कुल सच्ची सी लगती है। लगता है ये कहानी हमारे आसपास ही कहीं घटी है। पूरी कहानी में शिक्षा पर बहुत बड़ा व्यंग्य किया गया है। इतने साल पहले उन्होंने जो सोचा शिक्षा प्रणाली में बदलाव के बारे में, आज हम उन बदलावों में जी रहे हैं। लेखक कहता है उसका बड़ा भाई और वो दोनों एक साथ रहते थे। लेखक का भाई 5 साल बड़ा था और 3 साल आगे की क्लास में पढ़ता था। वैसे तो उन्होंने सेम एज में समान उम्र में पढ़ना शुरू किया था, लेकिन बड़े भाई साहब को कोई जल्दी नहीं होती थी। वो सोचते थे जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का होता है, आराम से पढ़ाई करनी चाहिए। फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन जैसे करते हैं ना, फाउंडेशन बहुत पक्की डालते हैं, ऐसे ही वो सोचते थे कि हम जल्दी पढ़ाई नहीं करेंगे, एक ही क्लास में 1 साल की जगह 2 साल लगाएंगे, कभी कभी 3 साल लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमें जो भी पढ़ाया जाएगा हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और हम अपनी जो भविष्य की बुनियाद है, मकान है, अपना भविष्य बहुत हमारा पक्का बनेगा। तो उनका मतलब ये था शिक्षा को आप एक बार में नहीं समझ पाओगे। कोई भी पाठ है उसे एक बार में कैसे पढ़ोगे, उसे तो आपको 3-3, 4-4 साल तक पढ़ोगे तब जाकर समझ में आएगा। प्राचीन काल में कैसे बड़े भाई के सामने छोटे बच्चे बोलते भी नहीं थे। बड़ा भाई जो बोल दे, शालीनता संस्कार इसी में है कि उनकी बात को हमें फॉलो करना पड़े, मानना पड़े। लेखक बेचारा 9 साल का था, बड़े भाई साहब 14 साल के थे, इसीलिए उनको जिम्मेदारी बनती थी कि वो पूरी उम्र उसे डांटे, फटकारे और लेखक का ध्यान रखे। ये उन्हें अधिकार था कि वो लेखक का ध्यान रखे। और लेखक का काम क्या था, बड़े भाई साहब जो भी बोल दे, दिन कहें तो दिन, रात कहें तो रात, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई अपनी बात को सिद्ध करना नहीं, कुछ भी नहीं, बोलने का ही हक नहीं है। क्या सच क्या झूठ, जो बड़े भाई साहब ने बोला आपको उसी को मानना ही होगा। आपके पास कोई और काम ही नहीं है उसे मना करने के लिए। आगे लेखक बोलता है बड़े भाई साहब को पढ़ाई में बहुत वो था, महत्व मानते थे। वो सोचते थे पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, इसके लिए क्या करो, पढ़ाई करो। अब आप सोचो, अगर आप योगा की सीढ़ी 5 घंटे तक देखो तो क्या आपकी कमर पतली होगी? नहीं। अगर आप योगा करोगे तभी आपका शारीरिक विकास होगा। इसी तरह से पढ़ना पड़ता है। किताब में हम जो पढ़ रहे हैं उसे समझना पड़ता है, एप्लीकेबल, हमें उसे प्रयोग में लाना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है। लेकिन बड़े भाई को लगता था किताब खोल के बैठो, आंखों के सामने किताब हो, बस उतना ही काफी है। किताब में जो लिखा है खुद हमें समझ में आ जाएगा। किताब खोलकर वो क्या करते थे, उल्टी सीधी तस्वीरें बनाते थे, कुत्ते बिल्ली चिड़ियों की। कभी कभी 1-2 शब्दों को बार बार लिखते थे और ऐसे ऐसे शब्द लिखते थे जिनका कोई मतलब नहीं होता। आजकल हम मान सकते हैं डूडलिंग, हम लोग कोई ना कोई ड्राइंग बनाते रहते हैं, कुछ काम चल रहा हो तो। बड़े भाई साहब भी किताब के साइड में जो किनारे पर थोड़ी जगह होती है खाली, वहां पर कुछ ना कुछ अजीब अजीब सी चीजें लिखते रहते थे। बेचारा छोटा भाई छोटा था, उसको लगता था कि शायद इन्होंने कुछ अच्छी चीज लिखी है, अर्थ वाली, बस मुझे समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैं तो छोटा हूं ना। लेकिन वो बेचारा कभी पूछ नहीं पाता था, जिसे डांट खाने का मन करता है, इसलिए उसने कभी पूछा ही नहीं। लेखक बेचारा बच्चा था, पढ़ाई से उसका मन बिल्कुल भर चुका था। उसको सबसे ज्यादा बेकार काम लगता था पढ़ाई करना। अगर 1 घंटा पढ़ाई कर ले तो उसको लगता था बाप रे, मैंने कितनी बड़ी पहाड़ चढ़ लिया, मतलब बहुत कठिन काम कर लिया है। थोड़ा सा भी बड़े भाई साहब की नजर इधर उधर चूकी, बड़े भाई साहब का ध्यान भटका और छोटा भाई तुरंत दौड़कर मैदान के अंदर कभी पत्थर उछालता है, कभी कागज की पुतलियां बनाता है, कभी खेलता है। तो छोटे भाई का पूरा दिमाग लगा रहता था खेलने में। कोई भी समय हो खेलने के लिए फुल रेडी, हर समय तैयार। बस पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। जब भी खेल कूद कर घर आता, बड़े भाई साहब तैयार, एक तोप की गोली के साथ। कहाँ थे? बड़े भाई साहब ने पूछा कहाँ थे? छोटा भाई बेचारा थर थर कांपना शुरू हो गया, समझ में नहीं आता था मैं क्या जवाब दूं। अब बड़े भाई साहब को मौका मिल जाता था अपना भाषण देने का।
क्या बोलते थे। अब समझते हैं हम वो क्या क्या किस तरह से बोलते थे। नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना। सबसे पहले वो एक एक विषय के बारे में बात करते थे। अंग्रेजी, बड़े भाई साहब को लगता था कि डराओ, छोटा बच्चा है उसे डराओ ताकि वो और पढ़ाई करे। इसीलिए वो जो आसान चीजें भी होती थी, जैसे कि अगर आपका छोटा भाई 4th में है और आप 8th में पढ़ते हो, सही बात है 8th की पढ़ाई टफ होगी, मुश्किल होगी, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से तो वो ठीक ही होगी। लेकिन छोटा भाई को डराने के लिए बड़े भाई साहब बोलते थे बहुत मुश्किल पढ़ाई है। इसी तरह वो एक एक विषय के बारे में क्या बोलते थे अंग्रेजी। अरे अंग्रेजी तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, अंग्रेजी तो इतनी मुश्किल है कि मतलब कोई दिन रात बैठ के पढ़ता रहे, कितनी मेहनत करे तब भी अंग्रेजी नहीं आती। थोड़ी बहुत आ जाती है वो अलग बात है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता क्या है मुझे ये बताओ, तुम बड़े क्लास में आ जाओगे, पास हो जाओगे अंग्रेजी में? अरे बच्चों फेल हो जाओगे, फेल। मेरे तो समझ में नहीं आता कि तुम क्यों यहाँ गांव से यहाँ पर आ गए हो शहर में। देखो तुम पापा की यानी कि दादा की कमाई वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो उनके पैसे, तुम पढ़ नहीं सकते। अरे फेल हो गए तुम, फेल। तुम्हें क्या लगता है जो गिल्ली डंडा खेलते हैं गांव के बच्चे, देहाती बच्चे, उनकी तरह तुम गिल्ली डंडा खेलोगे और अंग्रेजी में प्रथम आ जाओगे? हो ही नहीं सकता। अब बड़े भाई साहब अपने बारे में बताते हैं कि वो किस तरह अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। देखा कितने खेल तमाशे होते हैं, कभी क्रिकेट होता है, कभी हॉकी होता है, कितने सारे खेल होते हैं। लोग मुझे बुलाते हैं, कभी गया मैं आज तक खेलने? अरे मैं तो कभी खेलने जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता मैं खेलने? अरे क्योंकि पढ़ाई कितनी मुश्किल है। ये देखो कितनी सारी हमें पढ़ाई करनी है, अगर मैं खेल में जाऊंगा तो पास भी नहीं हो पाऊंगा। वैसे ही मैं 2-2 साल एक क्लास में लगा रहता हूँ। ये वो बोलते नहीं थे, सिर्फ अपने मन में सोचते थे। इतनी सारी डांट सुनने के बाद बेचारे छोटे भाई की तो हालत हो जाती थी खराब, रोने लगता था। रोने के बाद सोचता था क्या करूं यार, मेरा तो दिल ही टूट गया। अब बड़े भाई साहब इतनी मेहनत करके पास नहीं हो पाते, मैं कैसे पास होऊंगा? मेरा तो मन ही नहीं करता पढ़ने का। एक काम करूं, इतनी मेहनत तो नहीं होगी, भाग जाता हूं गांव। रोता था, फिर सोचता था चलो यार थोड़ा सा तो पढ़ लेता हूँ, जिंदगी में कुछ बन जाऊंगा। इसीलिए सबसे पहले प्लानिंग बनाई जाए, स्कीम, किस घंटे में क्या पढ़ना है वो बनाना शुरू किया जाए। बनाना बैठता था, कितने घंटे इंग्लिश, कितने घंटे भूगोल, सारे विषय, कितने बजे उठना है, व्यायाम करना है, सब कुछ परफेक्ट। खेलने का समय नहीं होता था, खेलना तो है ही नहीं, पूरे टाइम बस पढ़ना है। टाइम टेबल इज रेडी, टाइम टेबल पूरा तैयार है। लेकिन बच्चों टाइम टेबल आपने भी कभी ना कभी बनाया होगा। जब आप लिख कर रखते हैं कि मैं इस समय ये पढ़ूंगा 15 दिन तक, यकीन मानिए अगर आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, सेल्फ कंट्रोल, अपने खुद पर नियंत्रण ना हो तो एक दिन भी वो नहीं चलता। लेखक के साथ भी यही हुआ। उसने जो टाइम टेबल बनाया था वो उसने डर के मारे बनाया था। उसको पढ़ाई से ऐसा प्यार हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसे डर था फेल हो जाऊंगा, तो उसने टाइम टेबल बना लिया। लेकिन अंदर से तो उसका मन खेल कूद में ही लगा हुआ था। तो सुबह सुबह क्या हुआ, जब वो पढ़ने बैठा, बाहर जो खेत थे, बाहर जो हरियाली थी, पार्क था, हा, क्या ठंडी ठंडी हवाएं थी। कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इन सब ने मिलकर उसे बुला लिया। कहने का अर्थ क्या है, अगर आप एक दीवार पकड़ के खड़े हो जाओ और बोलो दीवार मुझे छोड़ नहीं रही, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब आप बोलो टीवी मुझे बुला रहा है, मेरा फेवरेट सीरियल मुझे बुला रहा है, ऐसा नहीं होता। आपका मन कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि मुझे उसके पास जाना है। लेखक का मन भी अंदर से तो खेत में खेलने गई था। तो कुल मिलाकर पार्क की ठंडी हवाएं, बाहर खेलते हुए बच्चे, सबने मिलकर उसे बुला लिया और टाइम टेबल का हो गया फ्लॉप शो। टाइम टेबल उसकी जिंदगी से चला गया। पहले दिन ही टाइम टेबल की अवहेलना, मतलब टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाया और वो खेलने के लिए चला गया। कुल मिलाकर पहला एनुअल एग्जाम हुआ, सालाना इम्तिहान हुआ जो साल के अंत में होता है।
लेखक तो पास हो गया, वो भी दर्जे में प्रथम, मतलब पूरे क्लास में फर्स्ट आया। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेचारे बड़े भाई साहब पढ़ पढ़ कर क्या बना उनका, फेल हो गए। अब बड़े भाई साहब और उनकी क्लास के बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया। उनका मन किया, किसका, छोटे भाई का, एक बार बड़े भाई साहब को पूछूं, कहाँ गई घोर तपस्या, क्या हुआ बाबूजी, पूरा दिन पढ़ो 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 आंखें फोड़ते थे, मेरी जान खाते थे, मैं तो खेलता रहा, कभी पढ़ा ही नहीं, फिर भी देखो क्लास में फर्स्ट आया हूँ। लेकिन बेचारे बड़े भाई साहब इतने दुखी सैड मोड में बैठे थे। लेखक के मन में आया, नहीं रे, बेचारे पहले कितने दुखी हैं, क्यों मैं इनको इतना दुखी करूं, नहीं, मुझे इतना गंदा काम नहीं करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि छोटे भाई के दिल में कितनी ज्यादा इंसानियत थी। सबसे पहले वो एक, अब जब छोटा भाई प्रथम आ गया क्लास में, तो बड़े भाई साहब का रौब, यानी कि उनका जो दबदबा था, जो गुस्सा था, जो अधिकार था, थोड़ा कम हो गया। आज छोटे भाई साहब की होगी बल्ले बल्ले, आराम से खेलने जाता और सोचता इन्होंने मेरी फजीयत, यानी कि इन्होंने मुझे डांटा तो साफ साफ बोल दूंगा, अरे आपने पढ़ के क्या किया, फेल ही तो हो गए, मुझे देखो पढ़ता भी रहा कम कम, लेकिन खेलता रहा ज्यादा ज्यादा, फिर भी देखो प्रथम आ गया। लेकिन भाई बड़े भाई साहब तो बड़े भाई साहब ठहरे। बहुत दिनों तक उन्होंने देखा कि ये मुझसे डरना कम हो गया है। बताता हूँ इसको। एक दिन सुबह सुबह ये गिल्ली डंडा खेल कर आया, जैसे ही वापस आया, भोजन यानी ब्रेकफास्ट, नाश्ते के समय बैठा, बड़े भाई साहब मानो तलवार खींच ली। बड़े भाई साहब ने कहा, बताता हूँ तुझे, साफ साफ बोले, देख रहा हूँ भाई फर्स्ट आ गए हो, प्रथम आ गए हो, क्या लगता है दिमाग हो गया है, घमंड आ गया है तुम्हें, दिमाग हो गया मतलब ईगो हो गया है, घमंड आ गया है, बहुत अहंकार छा गया है, क्या लगता है ऐसे ही पढ़ के पास हो जाओगे। अरे तुम में अहंकार आ गया, अहंकार। रावण को पता है रावण कितना अहंकारी था, क्या हुआ, मर गया। तो इतने सारे लोगों का एग्जाम्पल नहीं पढ़ा, इतिहास पढ़े, इतिहास में तुम फर्स्ट आए, टिंडा फर्स्ट आए। इतिहास में तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुमने सिर्फ रटा है, किताबों को रटा और फर्स्ट आ गए, समझा कुछ भी नहीं तुमने मेरी तरह। मैं तो 2-2 साल पढ़ता हूँ और हर चीज को समझता हूँ, तुम जैसा नहीं हूं मैं कि ऐसे ही लिख लिख कर आ गए रट्टा मार मार के। तुमने कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं किया, समझा नहीं, जस्ट बाय हार्ट किया, सिर्फ रटा है। रावण चक्रवर्ती था, सारे राजा उसे कर देते थे टैक्स, लेकिन फिर भी वो मर गया क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, घमंड था। ऐसी शैतान था एक आदमी जो ईश्वर का भक्त था, उसे अहंकार हो गया, वो नरक में डाल दिया गया। एक शाही रूम भी था, वो भी भीख मांग मांग के मर गया। तुम्हारे पास क्या है क्या तुम्हारे पास, तुमने बस एक दर्जा, एक क्लास में फर्स्ट आए हो, हैं? रावण मर गया, शाही रूम मर गया, शैतान नरक में चला गया, तुम हो कौन? एक क्लास में फर्स्ट आ गए, अहंकार हो गया तुम्हें। अरे तुम हो क्या, क्या औकात है तुम्हारी, तुम्हें कुछ नहीं आता। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कोई मेहनत ही नहीं थी, तुम खेले खेले सिर्फ खेले। अब पूछो तुम प्रथम कैसे आए? अंधे के हाथ बटेर लग गई। कभी कभी हम आंखें बंद करके निशाना लगाते हैं, एकदम निशाना लग जाता है, उसे कहते हैं तुक्का, लक, किस्मत। तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है, आता वाता कुछ नहीं तुमको। ये मत समझो कि मैं फेल हो गया, अरे मैंने इतनी मेहनत करी है, मुझे सब कुछ आता है। पूछो क्या पूछना है, अलजेब्रा पढ़ता हूँ, ज्योमेट्री पढ़ता हूँ। तुम्हें पता है ये सब क्या होता है? इंग्लिशटान यानी कि इंग्लिश के बारे में। इतिहास में देखो कितने सारे राजा हैं, हेनरी प्रथम से लेकर हेनरी 8 तक। तुम्हें पता है तुम्हें कुछ नहीं आता। इतिहास पढ़कर लोगों को पागल हो जाते हैं लोग। तुम्हें क्या पता, एक छोटे से क्लास में फर्स्ट आ गए। ज्योमेट्री पता है, आबाजा ABC की जगह BCD नहीं लगा सकते, जैसे दाल रोटी चावल के लिए चावल रोटी दाल नहीं लगा सकते। इसी तरह से बच्चे ज्योमेट्री भी बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को क्या लगता है एक छोटे से क्लास में फर्स्ट आ गया, मेरे बड़े भाई साहब तो फेल हो गए। अरे कुछ तो शर्म करो, ये शिक्षा प्रणाली ही बेकार है।
इसी शिक्षा प्रणाली की वजह से तुम जैसे बच्चों को जो सिर्फ रटकर पास होते हैं, कुछ नहीं समझते, ऐसे बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं। और मेरे जैसे बेचारे जो एक ही क्लास में दो दो तीन तीन बार पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं और बेचारे फेल हो जाते हैं। शिक्षा प्रणाली का दोष है। पूरी किताब पढ़ो, समझो मत, सिर्फ रट लो तो फर्स्ट आ जाओगे। पूरी किताब समझोगे अच्छे से, फेल हो जाओगे। यहाँ पर बड़े भाई साहब ने शिक्षा प्रणाली पर बहुत ही अच्छा व्यंग किया है कि आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि सिर्फ समझना नहीं पड़ रहा, सिर्फ बोल दो, सुन लो, रट लो और लिखाओ। ये उस समय की बात है जब शिक्षा प्रणाली रटने पर आधारित थी। इस समय की बात नहीं हो रही है। आगे बड़े भाई साहब लिटरेचर यानी कि साहित्य की बात करते हैं, भाषा की। बोलते हैं समय की पाबंदी, जो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम है उस पर निबंध लिखो 4 पन्नों का। अरे एक बात बताओ यार, टाइम बचाने के लिए आप निबंध लिख रहे हो के बारे में 4 पेज का, क्या टाइम बचा आपका? जैसे कि पेपर वेस्ट मत करो, इस पर एडवर्टाइजमेंट बनाओ और 400 पेज छपवा दो पेपर वेस्ट। इसीलिए वो हर बात व्यंग में कह रहे हैं। सबको पता है समय की पाबंदी अच्छी चीज है, समय पर काम करना चाहिए, लेकिन इसके लिए 4 पेज वेस्ट करने की क्या जरूरत है? ये तो आप एक लाइन में भी समझा सकते हो। ऐसा बड़े भाई को लगता है। अब जब छोटा भाई प्रथम आ गया, बड़े भाई साहब डांटते गए। वो तो शुक्र है कि स्कूल का समय पास आ गया था, वरना न जाने कितनी देर और डांटते। बेचारा बच्चा डांट खाने के बाद उसे खाने में भी स्वाद नजर नहीं आया। उसने सोचा पास हुआ तो इतनी डांट पड़ रही है, इतनी मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, और अगर मैं फेल हो जाता क्या करते? मारी डालते और क्या करते। बड़े भाई साहब ने मनोवैज्ञानिक रूप से डरा दिया बच्चे को। उन्होंने अपने दर्जे यानी अपनी क्लास का इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, इतनी भयानक बातें बोली कि छोटा भाई डर गया। उसको लगा स्कूल छोड़ के घर भाग जाओ, क्योंकि बड़ी क्लास तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन बेचारा फिर भी वहीं पर रहा, हॉस्टल में ही। किताबें उसे कभी पसंद नहीं आई। खेल कूद कोई भी मौका नहीं जाने देता कि खेल कूद में ना जाऊं। पूरी रुचि के साथ खेलता कूदता, पढ़ लेता बस उतना कि होमवर्क क्लास वर्क वही सब पूरा हो जाए और उसके बाद क्लास में उसको बेइज्जती ना हो बस। लेकिन इसके पहले जो उसे विश्वास उत्पन्न हो गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था, वो तो बेचारा चला गया आत्मविश्वास। चोरों का सा जीवन, मतलब चुपचाप आना, चुपचाप खाना खाना, खेलने जाना और धीरे धीरे आना। बेचारा अपने घर में चोरों की तरह रहने लगा। फिर अगले साल का एग्जाम हुआ, एनुअल एग्जाम, और कुछ ऐसा कोइंसिडेंट, ऐसा संयोग हुआ, ऐसी कुछ हवा बनी कि वो तो प्रथम आ गया और बड़े भाई साहब फिर से गुच्चा गुल यानी कि वो फेल हो गए। छोटे भाई ने बहुत मेहनत नहीं करी थी, लेकिन पता नहीं कैसे फर्स्ट आ गया। छोटे भाई को भी हैरानी हुई कि मैंने तो ज्यादा परिश्रम नहीं किया था, बस रोज की पढ़ाई की थी। लेकिन बड़े भाई साहब बेचारों ने तो प्राणांत तक यानी कि जान देने की हद तक पढ़ाई की थी। सुबह पढ़ाई, शाम पढ़ाई, रात पढ़ाई, खाना पढ़ाई, पीना पढ़ाई, सोना पढ़ाई, एवरीथिंग। लेकिन इतनी पढ़ाई करके भी बेचारे फेल हो गए। उन्हें अपने कोर्स, अपनी किताबों का एक एक शब्द याद हो गया था बाय हार्ट, रट रट के। रात के 10 बजे, सुबह 4 बजे, कितनी देर स्कूल जाना, कितनी देर पढ़ना। उनकी मुद्रा यानी कि उनका शक्ल भी बेचारों का ग्लो चला गया था, शक्ल भी पीली पड़ गई थी, फिर भी बेचारे फेल। अरे बाप रे, अब तो छोटे भाई को बड़े भाई पर दया आ गई। बोला बड़ा भाई तो रोया, छोटा भाई भी साथ में रोने लगा। छोटे भाई को तो खुश होना चाहिए था क्योंकि वो फर्स्ट आया था, फिर भी बेचारा क्या कर सकता था। छोटे भाई की खुशी गायब हो गई बड़े भाई साहब का दुख देखकर। भगवान की मर्जी के आगे किसी का क्या चला है। अब जब फेल और पास का ऐसा चक्कर चला कि बड़े भाई साहब और छोटे भाई के बीच में सिर्फ एक क्लास का, एक ही कक्षा का अंतर रह गया। अब छोटे भाई के मन में थोड़ी थोड़ी गंदी गंदी भावनाएं आई। उसने सोचा क्या मजे की बात हो, अगर बड़े भाई साहब एक बार और घड़क्का खा जाएं, यानी कि फेल हो जाएं, फिर तो हम दोनों एक ही क्लास में होंगे। फिर वो कैसे बोलेंगे, देखा मैं कितने बड़े क्लास में हूँ, मेरा क्लास कितना मुश्किल है, कैसे मेरी बेइज्जती करेंगे। मैं भी बोल दूंगा, है आपने क्या किया, मुझे देखो मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ फिर भी फर्स्ट आ जाता हूँ। लेकिन
बड़े भाई साहब बेचारे इतने क्या बोलते हैं उसे, दुखी आत्मा टाइप एकदम सैड बन के घूम रहे थे। छोटे भाई का मन ही नहीं किया कि जाकर इनको बेइज्जती करूं इनकी। एक दिन ये पतंग उड़ाकर आराम से घूम रहा था, पतंग कट गई थी किसी की, भागा 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 पतंग पकड़ने जा रहा था। मुफ्त की पतंग किसे अच्छी नहीं लगती, और आंखें आसमान की ओर थी। ये आसमान को देख रहा था कि पतंग किस डायरेक्शन में जा रही है, किस तरफ जा रही है, वहां जाके पकड़ूं। और उस तरह जा रहा था जैसे आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर जा रहा हो। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इसमें ये बताया है कि वो कितना ज्यादा क्या बोलते ख्यालों से अलग था। उसे कुछ होश ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है। कभी कभी आप अपने किसी दोस्त को देखकर ऐसे भागते हो सड़क पर, देखते नहीं हो कि गाड़ी आ रही है, कोई ट्रक आ रहा है, लारी आ रही है, भागते जाते हो। इसी तरह से लेखक का जो भाई का छोटा भाई था, वो सिर्फ आसमान को देख रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और वो अपने अंत की तरफ जा रहा हो। जो इंसान मरने जाता है सब कुछ लुटा के, उसे पता नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से, मृत्यु लोक में कोई आना नहीं चाहता। थोड़ी बड़ी बात है, स्वर्ग में आत्माएं आराम से रहती हैं, ऐसा माना जाता है। स्वर्ग से निकलकर अगर किसी को मृत्यु लोक में भेजोगे, वही खाना पीना, इच्छाएं, मोह माया, बड़ी बड़ी बातें, तो आत्मा का मन नहीं करता कि वापस अपने किसी भी शरीर में जाऊं। इसी तरह से दोनों उदाहरणों से समझाया गया है, जो आदमी मरने जा रहा हो या जो आदमी अपनी आत्मा के साथ शरीर ग्रहण करने आ रहा हो, दोनों ही का हाल एक होता है। दोनों का मूड बड़ा खराब होता है, मन नहीं होता, आसपास की चीजों का होश नहीं होता क्या हो रहा है। इसी तरह से छोटे भाई का हाल था, सिर्फ और सिर्फ वो आकाश को देख रहा था और भागा जा रहा था। अचानक क्या हुआ, बाकी जो बानर सेना थी, छोटे बच्चों की सेना थी, कुछ गरीब बच्चे थे, मजदूर किस्म के, तो बेचारे जितने लेखक का स्तर था, आर्थिक स्तर उससे थोड़े कम के थे। हम उन्हें गरीब नहीं कह सकते, हाँ आर्थिक स्तर उतना मजबूत नहीं था। सभी मुफ्त की पतंग को लूटने जा रहे थे। अचानक क्या हुआ, अचानक टकरा गया बेचारा बड़े भाई साहब से। आजकल बड़े भाई साहब थोड़े सॉफ्ट टाइप हो गए थे, थोड़ा कम डांटते थे, सामने भी पड़ जाओ तो थोड़ा अवॉइड कर देते थे, डांटने का मौका मिलते ही फिर भी भूल जाते थे कि चलो छोड़ो मत डांटो। लेकिन छोटे भाई ने तो पूरा मौके का फायदा उठाया और खेलना शुरू कर दिया। अब जब बड़े भाई साहब से टक्कर होगी छोटे भाई की, अब बड़े भाई साहब को मौका मिला इतने समय के बाद अपना उपदेश देने का। अब देखो बड़े भाई साहब ने क्या क्या नहीं कहा। बड़े भाई साहब डांटते गए। बड़े साहब ने अपना भाषण कुछ इस तरह से शुरू किया। ओहो, मुझे तो तुम्हारी कम अक्ली पर दुख होता है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता तुम कितने बड़े बेवकूफ हो यार। मैं मानता हूँ तुम ज़हीन हो, मतलब तुम्हें अकल है, ठीक है होगी, लेकिन तुम्हारी अकल किस काम की, जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा आत्मगौरव मार डाले। तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम लोग दोनों किस परिवार से हैं। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कुछ भी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, ठीक है, और तुम मुझसे सिर्फ 1 साल कम हो। और अगर परीक्षक यानी कि एग्जामिनर ऐसे ही रहे, इसी तरह से वो आंखें बंद करके किताबें चेक करेंगे, तो तुम अगले साल मेरे ही क्लास में आ जाओगे। तो क्या, हम दोनों अगर एक भी क्लास में आ गए तो भी क्या, मैं हमेशा तुमसे बड़ा रहूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और ये जो 5 साल का समय है ना, कोई भी नहीं मिटा सकता। तुम्हें डांटने का मेरा जो हक है, जन्म सिद्ध अधिकार, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। मैंने तुमसे दुनिया देखी है 5 साल ज्यादा। तो तुम मेरे सामने ज्यादा बाबू ना बनो कि तुम मुझसे बस 1 ही साल छोटे हो। तुम हो मुझसे पूरे 5 साल छोटे। भले ही तुम मेरे से आगे वाले क्लास में पहुंच जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता चल सकता है डिग्रियां क्या होती हैं। डिग्रियां ले लो, एमए ले लो, डीफिल ले लो, डीलिट ले लो, किताबें पढ़ लो, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी अम्मा, पता है ना, हमारी माँ अनपढ़ है, कुछ नहीं आता उनको, और हमारे दादा शायद वो 5वीं क्लास तक पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग पूरी दुनिया पढ़ लें,
फिर भी दादा और अम्मा को हक है हमें समझाने का, हमें सुधारने का और हमें डांटने का। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें पैदा किया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया में हमसे पहले आए, दुनिया का अनुभव उनसे ज्यादा है, हमको तो बहुत कम है। उन्हें नहीं पता अमेरिका में क्या होता है, आकाश में क्या होता है, ज्ञान विज्ञान उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? टिंडा करोगे, तुम सिर्फ हाथ पैर फुला के रोना शुरू कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा तार दे दोगे टेलीग्राम दादा को। लेकिन दादा होंगे तो क्या करेंगे? घबराएंगे नहीं, पहले बीमारी पता करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है। अब देखो वो लोग कितने महान है, कितने अनुभवी हैं। हम दोनों का क्या है, महीने भर के पैसे सिर्फ 20 या 22 साल तक खत्म हो जाते हैं, फिर हमें नाश्ता नहीं मिलता, हम धोबी को भी पैसे नहीं दे पाते। लेकिन हमारे दादा या अम्मा ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, क्योंकि वो पूरे कुटुंब, पूरे खानदान को कम पैसों में भी पाल सकते हैं। उसके लिए उन्हें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो जरूरत होती है अनुभव की। इसी तरह से जो हमारे हेडमास्टर जी हैं, उन पर घर ही नहीं चलता था, सारी तनख्वाह, सारी सैलरी खत्म हो जाती थी। लेकिन जब से उनकी अम्मा जी आई, उन्होंने पूरा घर संभाल लिया। देखो भाई, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। मेरा भी बहुत मन करता है खेलूं, कूदूं, पार्क में जाऊं, पतंग उड़ाऊं, क्रिकेट खेलूं, लेकिन मैं नहीं जाता। पूछो क्यों नहीं जाता? मन तो करता है मेरा, मैं जाता इसलिए नहीं कि अगर मैं गया तो तुम भी तो जाओगे। अगर मैं अपनी इच्छाएं नहीं दबाऊंगा, चाट पकौड़े खाऊंगा, बाहर घूमने जाऊंगा, मन तो मेरा करता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो तुम भी बिगड़ जाओगे। इसीलिए मैं इतना आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई ना बिगड़ जाए। तुम्हारे जिम्मेदारी मेरे ही तो कंधों पर है। अब जाकर छोटे भाई को समझ में आया, बड़े भाई महान हो, महान, कितने महान हो। तो इतने दिनों से आप खेलने नहीं गए, कूदने नहीं गए, चाट पकौड़ी नहीं खाई, किस लिए? मेरे लिए। क्यों भाई? मैं छोटा भाई हूं ना, मैं बिगड़ जाऊंगा अगर आप बड़े होके गलत काम करोगे तो। हे मेरे भाई, आप महान हो, मेरे दिल में आपके लिए बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो गई। छोटा भाई तो बेचारा रोना ही शुरू हो गया। अब बड़े भाई साहब ने उसे गले लगा लिया और बोले, पतंग उड़ाने को मैं मना नहीं करता, मेरा भी तो मन करता है, लेकिन मैं बेराह नहीं जा सकता, आखिर तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। अचानक उसी समय एक पतंग ऊपर से उजड़ी और बड़े भाई साहब फिर से बच्चे बन गए और पतंग लूटने के लिए भाग पड़े। तो इस बहुत ही रोचक कहानी में हमें पता चलता है शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली में उस समय क्या दोष था? सिर्फ रट लो, समझो मत, नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप समझोगे तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आज हमारी शिक्षा प्रणाली अलग है, अच्छी है, आप समझो, समय बर्बाद मत करो। लेकिन उस समय भी कम पढ़कर बड़े भाई साहब के अच्छे नंबर आए, नहीं आए ना? छोटे भाई के कम पढ़कर अच्छे नंबर आए। इससे हमें पता चलता है बात कम पढ़ने या ज्यादा पढ़ने की नहीं है, बात है समझ के पढ़ने की। छोटा भाई समझ के पढ़ता था और आज यही प्रणाली सफल हो रही है। बड़े भाई साहब की माइंडसेट, बड़े भाई साहब का विश्वास था कि किताब खोल कर रखो तो मतलब हम पढ़ रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। ये जरूरी नहीं है कि आपने 4 घंटे किताब खोली, जरूरी यह है कि आपने 4 मिनट में जितना पढ़ा उतना कितना समझा। तो यही चीजें हैं प्रेमचंद की इस रोचक कहानी से हमें पता चलती हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, जो हो चुकी है। प्राचीन काल में रटंत विद्यार्थी जो अब नहीं है और हम सफल हो रहे हैं। प्राचीन काल में अनुशासन था, खेल कूद पर बच्चे लोग कम ध्यान देते थे, लेकिन अब हमें पता है कि खेल कूद भी जरूरी है, बच्चों को खेल कूद भी आना चाहिए। धन्यवाद। बड़े साहब ने अपना भाषण कुछ इस तरह से शुरू